नमस्कार। दिल्ली में 4 दिन के अंदर करीबन 1 करोड़ के आसपास मतदाता वोट डालेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 13 साल से बनी हुई है और दिल्ली के पूर्व के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज वीडियो जारी करके अपील भी कर दिया कि जो समर्थक भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बशर्ते बने रहें, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को करें क्योंकि जो 25,000 रुपये महीने का बचत वो करवाते हैं हर महीना हर दिल्ली वासियों का, वो अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो बंद हो जाएगी। ऐसा दावा अरविंद केजरीवाल ने अपने वीडियो में किया। जब ये वीडियो अरविंद केजरीवाल ने जारी किया, उसी वक्त लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने 8वें बजट को पेश कर रहे थे और इस बजट में अगर हम देखें तो पूरे जो फोकस थी और जो पूरी कोशिश थी, वो कहीं न कहीं निशाना साधते हुए था दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर। मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक के इनकम पे ज़ीरो टैक्स, मतलब इनकम टैक्स बिल्कुल लगेगा ही नहीं 12 लाख रुपए तक। अगर जो सैलरी वाले एम्प्लॉइज़ हैं, जो कमाते हैं, महीना वेतनभोगी हैं, उनके लिए 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा, ऐसा निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ऐलान कर दिया। तो स्लैब बदल दिया, 4 लाख तक 0% टैक्स, 4 लाख से 8 लाख 5% का टैक्स, 8 लाख से 12 लाख 10% का टैक्स और 12 लाख से ऊपर जो है फिर अब अलग-अलग करके टैक्स और डिडक्शन देखें 75,000 रुपए जो महीने की मिलती है, तो उसको मिला दें तो 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा दावा वित्त मंत्रालय ने कर दिया। इसके अलावा जो लोग रेंट लगाते हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, जो उनके ऊपर टीडीएस लगता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसमें जो छूट की जो राशि है, वो भी दोगुनी कर दी। मिडिल क्लास, ये मोदी सरकार में लोगों की बड़ी हताशा बढ़ रही थी कि इस सरकार को बनाने का योगदान और पूरे देश में जो नैरेटिव नरेंद्र मोदी का फैलाने का अगर योगदान है, तो वो मिडिल क्लास का रहा है। जब से नरेंद्र मोदी 2013 से अपना अभियान उन्होंने शुरू किया प्रधानमंत्री बनने का, जब बीजेपी ने तय किया कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, तब से एक एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत का एक बड़ा-सा नारा दिया और उसी नारे के साथ सबसे बड़े, सबसे पहले मध्यम वर्गीय लोग ही उनके साथ जुड़े और उनके नैरेटिव को बिना तथ्यों को खंगाले, जाँचे, परखे फैलाते रहे और उनके बड़े समर्थक बनते रहे, लेकिन बाद में हताशा यूँ लगी क्योंकि देश में रोज़गार का सृजन जिस रफ़्तार से वायदा करा गया था, उस रफ़्तार से हुआ नहीं। आय के लॉसेस हुए, इनकम लॉसेस हुए, जो सैलरी या इनकम था उसका स्टैग्नेशन हुआ, कहीं न कहीं रुक गया। जिनकी सैलरी 5 में साल पहले जो थी, वो ज्यों का त्यों लगभग वहीं पर रहा और जिस तरह से छँटनी का जो एक ज्वार अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर में, तो वो अगर आईटी का सेक्टर अगर आप छोड़ दें, तो सब जगहों पर ले ऑफ, एम्प्लॉइज़ को निकालना नौकरियों से, ये आलम जो है पूरे देश में बना रहा। ऐसे हालात में मिडिल क्लास को बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट मोदी सरकार से हो रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो काफ़ी मुखर होकर के कहे कि मिडिल क्लास को मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। इतने बड़े समर्थक थे मोदी सरकार के, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं दिया। बस रेवड़ी बाँटने के कार्यक्रम में लगे रहे और अपनी ब्रांडिंग को बढ़ाते रहे। रेवड़ी कैसे बाँटते रहे? तो उसके उदाहरण कई सारे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं मोदी सरकार के, जैसे कि 80 करोड़ की जनता को मुफ्त में अनाज पिछले 5 साल से बाँटा जा रहा है। एक सबसे बड़ा रेवड़ी तो यही होता है मोदी सरकार का। इसलिए कहीं न कहीं मोदी सरकार भी जो है दूसरों के रेवड़ी की राजनीति को तोड़ने में असफल हुए और रेवड़ी की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिल से आलिंगन कर लिया, जब देखा कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव था मध्य प्रदेश का, वो फँस सा गया था और उसे जीतने के लिए रेवड़ी की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया।
हम बात यहाँ पर कर रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बताते हैं कि नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी जो है बहुत मशक्कत कर रही है कि दिल्ली की राजनीति में वापसी किया जाए। 1993 का पहला और आखिरी विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता था। 1998 से सिर्फ हार और हार मिल रहा है। 1998, 2003, 2008, 2013, 2015, 2020 पता नहीं कितने विधानसभा चुनाव बीजेपी हार चुकी है और अब ये मालूम है कि अब तो एमसीडी में भी सत्ता में नहीं है। तो इस तरह से मोदी सरकार ने बीजेपी को दिल्ली में जिताने के लिए जो सारे उपक्रम करे हैं, उसकी हम पहले एक बार गिनती कर लेते हैं। दिल्ली के चुनाव की घोषणा के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन का घोषणा कैबिनेट के निर्णय से किया, मोदी सरकार के द्वारा हुआ। सीधा उसका संबंध दिल्ली के चुनाव से था, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की जो संख्या है दिल्ली में, वो करीबन 4 लाख की है, वेतनभोगियों की संख्या करीबन 8 लाख की है और चूँकि 8वें वेतन आयोग से राज्य सरकार के भी जो कर्मचारी और वेतनभोगी होते हैं, उन्हें भी फ़ायदा होता है। तो दिल्ली सरकार के कर्मचारी और एमसीडी के कर्मचारी, इतने सारे निगम होते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तमाम यहाँ पर दिल्ली कंटोनमेंट है, चूँकि डिफेंस के भी लोगों को फ़ायदा होता है वेतन आयोग के गठन से। तो अगर हम देखें कि अगर 90 लाख के आसपास दिल्ली में अगर वोटर हैं, तो 90 लाख में से कम 15 लाख से 20 लाख लोगों के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है 8वें वेतन आयोग का गठन। तो एक तो ये बड़ी बात हुई। दूसरी बात, आज बजट में निर्मला सीतारमन ने इनकम टैक्स, रेंट वाले इनकम, टीडीएस लगने पर छूट इत्यादि वगैरह कार्यक्रम कर करके एक बहुत बड़ा एक मैसेज देने का कोशिश किया है बीजेपी के पक्ष में कि बीजेपी मिडिल क्लास के लोगों के साथ है। अब इतना सारा काम करने के बावजूद भी क्या बीजेपी अगर नहीं जीत पाई दिल्ली के चुनाव में, तो लोग तो यही कहेंगे कि लानत है। अब और क्या कर सकता है सरकार, मोदी सरकार और क्या कर सकता है पार्टी को दिल्ली में मजबूत करने के लिए, अब और क्या करें? तो अब और क्या करे, तो उसके उसका उत्तर बहुत स्पष्ट है कि केंद्र सरकार कितनी भी मशक्कत कर ले, कितनी भी योजनाओं का की घोषणा कर दे, कितने भी रिलीफ दे दे, कितने मिडिल क्लास के लिए आप घोषणाएं कर दें, लेकिन जब लोकल स्तर पर जब चुनाव होता है तो मोदी को वहाँ का सीएम बनना नहीं होता है। मोदी को तो पीएम ही रहना है, तो सीएम तो बनेंगे नहीं। तो कहीं न कहीं चुनाव जो है वो सीएम के लिए दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसके लिए चुनाव हो रहा है, ना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो इसलिए केंद्र सरकार जो भी काम करेगी, जो भी घोषणाएँ करेंगी, उनका ज़्यादा असर हम दिल्ली के विधानसभा चुनाव में होता हुआ नहीं देखते हैं। कहीं न कहीं जो दिल्ली की ये सच्चाई है, इसमें हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करते हैं कि दिल्ली की जो जनसंख्या है, दिल्ली के जो डेमोग्राफी का स्वभाव है, वो एक मिडल क्लास का है, एक मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड का है। दिल्ली की जो प्रति व्यक्ति आय है पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। 1 लाख से अधिक का प्रति व्यक्ति आय तो शीला दीक्षित के ज़माने से ही है और अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो दिल्ली की जो डेमोग्राफी का जो प्रोफ़ाइल है वो मिडल क्लास का निश्चित रूप से है, क्योंकि कई सारे इलाकों को आप देखेंगे, जैसे आरके पुरम हो गया, एंड्रयूज़गंज हो गया, मोती बाग हो गया, ये सारे इलाके जो हैं सरकारी बाबुओं की कॉलोनियों से भरा हुआ है। साथ में ही ऐसे-ऐसे विधानसभा सीट यहाँ पर हैं जहाँ की सरकारी कर्मचारी भारी मात्रा में वोटर्स हैं। और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस
इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा। लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर आरके पुरम विधानसभा सीट, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी ही बहुत बड़ी तादाद में हैं। पतपड़गंज विधानसभा सीट, यहाँ उत्तराखंड के लोग जो हैं तकरीबन 20% हैं और ये कहीं न कहीं पलायन से आकर के पतपड़गंज इलाके में बसे थे। बहुत सारे यहाँ पर हाई राइज सोसाइटी हैं और वो भी कहीं न कहीं दिल्ली में सरकारी कामकाज ही करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड तो दिल्ली का निश्चित रूप से है, दिल्ली की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं और चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार होता है और इकोनॉमिक सर्वे कल आया था जिसमें वी नागेश्वर ने बहुत ही डिटेल ये बताया कि कॉरपोरेट प्रॉफिट्स तो बहुत बढ़ गया है लेकिन लोगों का आय जो है कहीं ना कहीं रुक सा गया है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, स्टैग्नेशन आ गया है और ये बात देश की अर्थव्यवस्था में स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कह रहा है कि 6-6.5% के आसपास ही आर्थिक विकास का दर रहेगा, बढ़ने का दर रहेगा, जीडीपी ग्रोथ रहेगा और एम के विनो एक बहुत बड़े बिजनेस न्यूज़पेपर के एडिटर रह चुके हैं। उनका दावा है कि नॉमिनल ग्रोथ रेट इस बजट की जो सोच है वो 10% का है। अगर उसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों से तुलना कर दें तो जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली में 5 से 5.5% ही रहने वाला है, ऐसा उनका दावा है। और वो बजट के हवाले से कह रहे हैं जिस देश में 5.5%, 6% का बजट का ग्रोथ हो तो वो बहुत ही चिंता का सबब है और हमें ये मान लेना चाहिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत बड़ी संकट में है। 5.5-6% का जीडीपी ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन भी 5% से ज़्यादा हो तो मतलब हुआ कि कोई देश में कोई ग्रोथ वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में रोजगार का सृजन नहीं होगा और कहीं न कहीं जो पी चिदम्बरम देश के जो पूर्व के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये दावा किया कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, अब पहले अगर हम जॉबलेस ग्रोथ की बात कर रहे थे कि कम नौकरियों वाला इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो अब उनका दावा है कि अब हम जॉब लॉस वाले ग्रोथ पाथ पर चल रहे हैं कि अब जो हमारी अर्थव्यवस्था जो चल रही है, इसमें नौकरियों के सृजन की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर रोजगार के अब कमियां होंगी, लॉसेस होंगे और कहीं न कहीं वो एक अब हमने आपसे ज़िक्र भी किया था एक पिछले वीडियो में कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल एक बहुत बड़ी कंपनी है। एक कॉर्पोरेट मीटिंग वो बुलाते हैं हैदराबाद में और उस कॉर्पोरेट मीटिंग में बाउंसर्स को बुला कर के एक ही वक्त 100 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को टर्मिनेशन लेटर दे देते हैं उनके हाथों में। तो इस तरह का जबरन जो है बिना लेबर लॉ का अनदेखी किया हुआ, लेबर लॉ के किसी नियम कानून को मानना नहीं और इस तरह से जो मनमानी आता है प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के साथ करता आ रहा है। अभी हमने देखा कि जो सबसे बड़ा जो आईआईटी का कोचिंग इंस्टीट्यूट था फिटजी, वो 3 महीने के अंत में ही ताले लग गए उनके कई सारे कोचिंग सेंटर्स में। तो ऐसी स्थिति जो है वो बहुत ही इशारा कर रही है स्पष्ट रूप से कि देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही अच्छे हालात में नहीं है और ये जो दावा है इस केंद्र सरकार का कि देश की जो बाजार में है, ये सारे जो कदम उठाए गए हैं टैक्स रिलीफ और ये सब करने से इससे एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास लोगों को जेब में जाएगा जो 1 लाख करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे ताकि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा और उससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। ये देखना होगा कि ये जो सोच है कहाँ तक सही होता है क्योंकि लोगों का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी माना है कि अम, देश में जो कर्ज लेने की जो स्थिति है लोगों की, रिटेल लोन इंडिविजुअल लेवल पर वो काफ़ी बढ़ चुकी है और एचडीएफसी बैंक ने भी अपने रिपोर्ट में बताया है कि उनके लोन जो डिजिटल लोन दिए गए थे वो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं और उनके लोन को कवर करने के लिए उन्होंने बड़ा रकम को भी बढ़ा कर दिया है। तो ऐसे स्थिति में जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे हालात में नहीं है और अर्थव्यवस्था
कि अगर सबसे बड़ा मिरर है तो वो महानगरों में होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होता है। तो दिल्ली में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ते हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग से भी पीड़ित हैं। तो ऐसे में जो प्रयास सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन से करने से और बजट के इन घोषणाओं से करने से क्या बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा दिल्ली के चुनाव में, उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न है। और हमें लगता है कि इन घोषणाओं से ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को मिलने वाला है नहीं, क्योंकि अंत में जब लोग वोट देने जाएँगे, तो कहीं न कहीं स्थानीय नेतृत्व को भी अपने आँखों के सामने रखेंगे और जो अभी वर्तमान में सत्ता में हैं, उनके साथ वो तुलना भी करना पसंद करेंगे। तो ऐसे में इन घोषणाओं के साथ-साथ बीजेपी को ये भी बताना पड़ेगा कि जो स्थानीय चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ आप कौन-सा चेहरा दे रहे हैं। इस विषय के बारे में आपके जो विचार हैं, हमें लिख कर के बताएँ। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।